इंसान कभी कभी अपनी खुशियों के पीछे भागते हुए काल के गाल में समा जाता है। पीछे मुड़कर देखो तो समझ आता है कि उस वक्त हम कितने नासमझ थे। मेरा नाम मनीषा है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि साल 2002 की वो खौफनाक सच्चाई है जिसने मेरे परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त हम महाराष्ट्र के कराड में एक बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे। हम 4 लोग थे, मैं, मेरे पति, मेरी बड़ी बेटी प्रिया और छोटी रानी। रानी ने अभी अभी तुतलाना और दौड़ना सीखा था। उसकी हंसी ही हमारी पूरी दुनिया थी। हमारा वो एक कमरा ही हमारा संसार था। वहीं चूल्हा जलता, वहीं बच्चे पढ़ते और वहीं हम सब सोते। जगह की तंगी थी पर दिल में सुकून था। पति पत्नी में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं होती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर हमारे एक दूर के रिश्तेदार आए। उन्होंने उत्साह में आकर खबर दी कि पास ही में शहर से महज 5-6 किलोमीटर दूर एक बड़ा घर खाली है। 2 रूम किचन, खुला आंगन और किराया सिर्फ 800 रुपये। साल 2002 में भी 800 रुपये में इतना बड़ा घर मिलना नामुमकिन सा था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, रानी और प्रिया को खेलने के लिए जगह मिलेगी, रसोई अलग होगी, सोने के लिए अलग कमरा होगा। हमने बिना सोचे समझे उस घर को देखने का फैसला किया। मेरे पिताजी ने उन काका को कह दिया कि हम घर ले रहे हैं। घर की सफाई हुई, नया चूना पुता, खिड़कियों पर नया रंग चढ़ा। जुलाई की तपती दोपहर और गिरती बारिश के बीच हमने अपना सामान उस नए घर की दहलीज पर रख दिया। मुझे लगा कि मैं एक नए जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, पर असल में वो एक जाल था जो धीरे धीरे हमारे चारों ओर बुना जा रहा था। घर वाकई बहुत बड़ा था। दीवारें अभी अभी रंगी गई थीं, इसलिए उनमें से ताज़े पेंट की गंध आ रही थी। घर के 2 दरवाजे थे, एक सामने की ओर और एक पीछे की ओर। पीछे वाले दरवाजे के बाहर एक छोटी सी गैलरी थी और उसके आगे एक लोहे की भारी ग्रिल लगी थी। ग्रिल के उस पार एक नाला बहता था। बारिश का मौसम था, इसलिए नाले का पानी काला और बदबूदार होकर तेजी से बह रहा था। किचन में एक अजीब बात थी, वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस एक कोने में मोरी बनी थी, नहाने और बर्तन धोने की जगह। मुझे वहीं जमीन पर बैठकर बर्तन मांजने पड़ते थे। उस वक्त मैंने सोचा कि इतने बड़े घर में बस यही एक छोटी सी कमी है, इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। पर मुझे क्या पता था कि यही कोना मेरे सबसे बुरे सपनों का केंद्र बनने वाला था। जुलाई के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। प्रिया ने एक कोने में अपनी किताबें सजा ली, रानी पूरे घर में गोल गोल घूमती। लेकिन जैसे ही अगस्त शुरू हुआ, घर की आबोहवा बदलने लगी। हवा में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। सबसे पहले बदलाव हमारे रिश्तों में आया। मैं और मेरे पति, जो कभी नहीं लड़ते थे, अब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। चाय में चीनी कम होना, बच्चों का बस्ता इधर उधर होना, बातें इतनी मामूली होती कि बाद में याद करके शर्म आती, पर उस वक्त वो झगड़े बहुत कड़वे लगते थे। ऐसा लगता था जैसे घर की दीवारों के अंदर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। रातें और भी लंबी होने लगी थी। झगड़ों के बाद घर में जो सन्नाटा पसरता, वो सुकून देने वाला नहीं था। वो सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर आपकी सांसें गिन रहा हो। अगस्त की एक ठंडी रात थी। बच्चे सो चुके थे, पति टीवी देख रहे थे, मुझे रात के बर्तन मांजने थे। मैं उस किचन की मोरी के पास बैठी। वहाँ की लाइट बहुत मध्यम थी, जिससे दीवार पर मेरी लंबी परछाई बन रही थी। किचन का पिछला दरवाजा आधा खुला था, जिससे बाहर के नाले की ठंडी और सड़ी हुई गंध अंदर आ रही थी। मैं बर्तन घिस रही थी, चारों ओर सन्नाटा था, बस बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में, गर्दन के थोड़ा नीचे 2 उंगलियों के जोर से चुभने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत ताकत से मुझे उंगली मारी हो। मेरा शरीर कांप उठा। मैं झटके से पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। पति अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सोचा शायद कोई कीड़ा होगा या मेरा वहम। मैंने फिर से काम शुरू किया। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि फिर वही हुआ। इस बार उंगलियां और भी जोर से चुभाई गईं, जैसे कोई कह रहा हो, इधर देख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। पति भागते हुए आए। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, पर वहां परिंदा भी नहीं था। उन्होंने कहा, मनीषा तुम थक गई हो, चलो सो जाओ। लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे लग रहा था कि उस घर के अंधेरे कोनों में कोई है जो हमें देख रहा है। उस रात के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अगस्त की बारिश अब और तेज हो गई थी और उसके साथ ही घर के अंदर का सन्नाटा भी गहराता जा रहा था।
मेरे पति जो पहले बहुत शांत स्वभाव के थे, अब रात होते ही बेचैन रहने लगे थे। दिन भर वो काम पर रहते, सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और घर की दीवारों पर साए लंबे होने लगते, उनके चेहरे पर एक अजीब सी जकड़न दिखने लगती। वो अक्सर बैठे बैठे अचानक उठ जाते, कभी खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे में झांकने लगते, तो कभी दीवार के किसी एक कोने को एकटक निहारते रहते। जब मैं उनसे पूछती, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, तो वो मुझे कोई जवाब नहीं देते, बस एक ठंडी नजर मुझ पर डालते और फिर से बैठ जाते। उनकी वो खामोशी मुझे डराने लगी थी। एक रात करीब 11:30 बजे, जब दोनों लड़कियां गहरी नींद में थीं, पति अचानक बिस्तर से उठे। मैंने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और बस इतना कहा, बहुत गर्मी लग रही है, जरा बाहर टहल कर आता हूँ। मैं हैरान थी। बाहर मूसलाधार बारिश तो नहीं थी, पर हवा में बहुत ठंडक थी। फिर भी वो बाहर चले गए। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट। जब वो वापस नहीं आए तो मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। हमारे घर के ठीक सामने एक पुराना आधा ढह चुका मिट्टी का घर था। गली की पीली लाइट की रोशनी हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंचती थी, जिससे हमारा मुख्य द्वार हमेशा गहरे अंधेरे में डूबा रहता था। उस अंधेरे में मैंने कुछ हलचल देखी। गौर से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति उस पुराने मिट्टी के घर की ओट में खड़े थे। वो वहां बस खड़े नहीं थे, बल्कि अपने शरीर को अजीब तरीके से हिला रहे थे और उनके मुंह से बहुत ही धीमी पर डरावनी आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो या कोई इंसान सिसकियां ले रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से ही आवाज लगाई, अजी, वहां क्या कर रहे हैं, अंदर आइए। उन्होंने मेरी आवाज सुनी पर मुड़े नहीं। फिर धीरे से उन्होंने अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मुझे बाहर आने का इशारा किया। वो हाथ हिलाकर मुझे उस पुराने ढहते हुए घर के पीछे बुला रहे थे। मैंने जोर से मना किया तो वो और भी अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन जब मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं बाहर गया ही नहीं मनीषा, तुम्हें वहम हुआ होगा। उनकी बातों में सच्चाई थी या वो सच में भूल चुके थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन डर का एक ठंडा गोला मेरे पेट में बनने लगा था। 2-3 रातें और बीत गईं। एक रात मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। मटके में पानी खत्म था, इसलिए मुझे पिछले कमरे में जाना पड़ा जहां पानी रखा था। मैंने जैसे ही पिछला दरवाजा खोला, ग्रिल के पार नाले से आने वाली ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। नाले का पानी पत्थरों से टकराकर एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रहा था। तभी मेरी नजर ग्रिल के पास खड़े एक साए पर पड़ी। वो मेरे पति थे, लेकिन वो वहां पहुंचे कैसे? पीछे की तरफ से नाले के किनारे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो नाले के गंदे पानी के बीचों बीच एक पत्थर पर खड़े थे। चांद की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने मुझे देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो मेरे पति की कभी नहीं हो सकती थी। वो मुस्कान क्रूर थी, ठंडी थी और उसमें एक अजीब सा परायापन था। उन्होंने मराठी में फुसफुसाया करा, आई, ये, इकड़े ये, आ गई, इधर आओ, यहाँ आओ। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। ये ना, मग घाबरतेस काय, येड़े येड़े, आओ ना, डरती क्यों हो, पगली, इधर आओ। मैं बिना पानी पिए नंगे पैर दौड़कर अंदर के कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं वो फट ना जाए। बाहर से धीमी धीमी दस्तक होने लगी। मनीषा, दरवाजा खोलो, मनीषा। वो आवाज रात भर मेरा पीछा करती रही। उसी रात से मुझे वो डरावने सपने आने शुरू हो गए। मैं सपने में देखती कि मैं अपने उसी बड़े घर के बीचों बीच खड़ी हूँ। घर बिल्कुल खाली है, न पति है न बच्चे। तभी मेरे पैरों के पास से एक काला चिकना सांप रेंगता हुआ निकलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरा फर्श सांपों से भर जाता है। वो सांप मेरे पैरों पर चढ़ने लगते हैं। उनकी ठंडक मुझे अपनी त्वचा पर महसूस होती। मैं चिल्लाना चाहती पर मेरा गला रुंध जाता। जब मैं ऊपर की ओर देखती तो छत से भी सांपों का एक विशाल गुच्छा नीचे लटक रहा था, और जैसे ही वो मेरे सिर को छूने वाले थे, मेरी आंख खुल जाती। घड़ी में हमेशा ठीक रात के 3 बज रहे होते थे। अगली 3 रातों तक वही सपना, वही समय और वही खौफ। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है। इस घर की दीवारों के पीछे कुछ बहुत ही बुरा सांस ले रहा है, जो अब हमारे अस्तित्व पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। सांपों के उस भयानक सपने ने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। कराड़ की गलियों में चलते हुए भी मुझे ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई अदृश्य साया मेरे पदचिन्हों पर चल रहा है।
मैं अपनी चाची के पास गई, जिन्होंने मुझे भगवान शंकर के चरणों की भस्म दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मनीषा, इसे घर की चौखट पर लगाना, ये सुरक्षा कवच है। लेकिन उस दिन नियति ने अपना खेल खेला। प्रिया को स्कूल के लिए देर हो रही थी, रानी रो रही थी और घर के कामों के बोझ ने मुझे इतना उलझा दिया कि मैं वो भस्म की पुड़िया रसोई के आले में रखकर भूल गई। शाम ढलते ही घर का तापमान अचानक गिर गया। बाहर अगस्त की बारिश थमी हुई थी, पर घर के अंदर एक अजीब सी उमस थी। हवा में एक नई गंध खुली हुई थी, जैसे कोई बहुत पुराना सूती कपड़ा जल रहा हो और उसके साथ सड़ी हुई गीली मिट्टी की महक आ रही हो। उस रात में गहरी पर बेचैन नींद में थी। आधी रात के सन्नाटे में मुझे महसूस हुआ कि कोई घर में चल रहा है। पैर की आहट बहुत हल्की थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर फिसल रहा हो। मैंने आंखें नहीं खोली, पर मेरी चेतना जाग चुकी थी। मुझे लगा कि शायद मेरे पति फिर से बाहर जाने के लिए उठे हैं। तभी एक आवाज, मीठी, ममता से भरी, पर इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियों में कंपन पैदा कर दे। रानी बेटा, इधर आओ, मेरे पास आओ। रानी। मेरी आंखें झटके से खुली। कमरे में मध्यम नीली रोशनी थी। मेरे बगल में पति सोए थे। प्रिया अपनी जगह पर थी, पर रानी का बिस्तर खाली था। मेरा दिल डूब गया। मैंने नजर घुमाई तो देखा कि रानी सामने वाले दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी ऊंचाई कम थी, पर वो अपनी नन्ही उंगलियों से ऊपर वाले भारी कुंडी को टटोल रही थी। रानी की आंखें खुली थी, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पुतली हो जिसे कोई अदृश्य धागों से खींच रहा हो। वो नींद में नहीं थी, वो किसी के वश में थी। दरवाजे के उस पार अंधेरे में मुझे एक धुंधली आकृति दिखी, एक नाटी दुबली पतली औरत जिसने सिर पर मैला सा पल्लू लिया हुआ था। उसके कमर पर एक छोटा बच्चा बैठा था और उसके माथे पर सिंदूर की एक बहुत बड़ी डरावनी बिंदी थी। जैसे ही रानी ने नीचे की कुंडी खोली, मैंने चीख कर उसे आवाज दी, रानी रुक जाओ। मेरी चीख और रानी का रोना एक साथ हुआ। जैसे ही मेरा हाथ रानी को छुआ, वो सम्मोहन से बाहर आ गई और बुरी तरह डरकर मेरे गले लग गई। उसका छोटा सा शरीर थर थर कांप रहा था। वो हिचकियां लेते हुए बोली, माँ, वो काकी कह रही थी दरवाज़ा खोलो, वो मुझे अपने साथ ले जाने आई है। अगली सुबह मैं एक पल भी उस घर में नहीं रुकी। बिना पति को बताए दोनों बेटियों को लेकर मैं अपनी माँ के घर भाग गई। माँ मुझे तुरंत जोशी काका के पास ले गई। सुनील जोशी, जो आध्यात्म और पराशक्तियों के गहरे जानकार थे। मैं अभी उनके सामने बैठी ही थी, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर वो बोले, एक नाटी औरत दिखी थी ना, मैला पल्लू, बड़ी बिंदी और कमर पर बच्चा। मेरी सांस अटक गई। उन्होंने आगे जो बताया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मनीषा, उस घर का इतिहास लहू और राख से लिखा गया है। बरसों पहले उसी घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में रोज झगड़े होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच होने लगे थे। एक रात गुस्से और पागलपन में उसने खुद को आग लगा ली। वो उस वक्त दूसरी बार गर्भवती थी। जोशी काका की आवाज भारी हो गई। वो औरत मरी नहीं है, वो वहीं रुक गई है। उसे लगता है कि उसकी कोख से जो बच्चा नहीं जन्मा वो तुम्हारी छोटी बेटी रानी है। वो रानी को छीनकर अपनी अधूरी ममता पूरी करना चाहती है, और तुम्हारे पति, उन पर उस घर के पुराने झगड़ों की आत्मा हावी हो रही थी। जोशी काका ने मुझे सख्त चेतावनी दी, दोबारा उस चौखट को मत लांघना। अगर तुम सामान लेने भी गई तो वो तुम्हें बाहर नहीं आने देगी। मेरे पिता और चाचा सामान लेने गए। जब वो लौटे तो उनके चेहरे सफ़ेद थे। उन्होंने बताया कि जिस घर को हमने नया रंग करवाया था उसकी दीवारें रातों रात काली पड़ गई थी, जैसे किसी ने वहां मशाले जलाई हों। पूरे घर में सड़ान थी। दूध के बर्तन में काले कीड़े रेंग रहे थे और अलमारी में रखी रोटियां कोयला बन चुकी थीं। आज सालों बीत गए हैं। रानी अब बड़ी हो गई है। हम उस इलाके से दूर रहते हैं, पर कभी कभी कराड़ की उन गलियों से गुजरते वक्त मुझे आज भी वही ठंडी पुकार सुनाई देती है। सीख, हर बड़ा और सस्ता घर मौका नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक भूखा साया होता है जो अगले शिकार का इंतजार करता है। कुछ यादें मरती नहीं, वो बस अगली दस्तक का इंतजार करती हैं।